अच्छा, चैप्टर नंबर 1 आप लोगों ने टेस्ट वगैरह बिल्कुल बेहतर दिया, ठीक है माशाल्लाह से। तो चैप्टर नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, जो कि आपने देखा है कि अकॉर्डिंग टू द एसएलओस इसमें से बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में 14 मार्क्स के क्वेश्चन बनता है ना चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। लेकिन चैप्टर नंबर 2 में जो है 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नज़र आएगा। उसमें से पहला लॉन्ग क्वेश्चन यही है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। और दूसरा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है, बोहर एटॉमिक मॉडल है। बस ये दोनों आपने याद रखना है, और उसके अलावा बाकी सारे के सारे बिल्कुल छोटी मोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने एटम के हवाले से जो अपना एक थ्योरी पेश किया, अपना एक नज़रिया पेश किया, कि वो कब पेश की उन्होंने 1911 में, 1911 में। ये आपसे बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपने 1911 भी याद रखना है। यहाँ पर जो चीज़ मैंने लिखा है कि 4-5 पॉइंट, इसका जो हेडिंग होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल होगा, मॉडल, ठीक है। फिर इसके बाद आगे 4 हेडिंग जो है इसको हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह ताला। दैट इज़ द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, और इसके बाद ऑब्जर्वेशन है, फिर इसके बाद कंक्लूजन है, फिर इसके बाद डिफेक्ट्स है। जब आपसे पूछेगा 5-6 नंबर का, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा। लेकिन कभी कभार आपसे सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, सिर्फ मॉडल कहकर 3 नंबर का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर ये लिखना है बस, यू हैव टू राइट जस्ट दी 4 पॉइंट्स, ठीक है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स तो कोई मसला नहीं है कि जैसे आपके सामने कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले रदरफोर्ड ने ये कहा कि ये जो एटम है हमारा, यू हैव एन एटम, ये हमारे पास एक एटम है। तो एटम की जो स्ट्रक्चर है और हमारी जो सोलर सिस्टम है कि वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो सोलर सिस्टम तो आपको पहले पता है ना, सोलर सिस्टम का मतलब ये है कि ये सूरज है, हमारी सन है, यहाँ पर सन, और सन के गिर्द जो है डिफरेंट किस्म की जो प्लैनेट्स है, अर्थ है, और फिर जो प्लेटो है, मार्स वगैरह सारा कुछ, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे जो एटम का शक्ल सूरत भी ऐसे ही है। उन्होंने कहा कि जो सेंटर में मौजूद, एटम की जो सेंटर में मौजूद, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज है, और उसके गिर्द जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उनकी मिसाल ज़मीन की सी है, चांद की सी, और जो हमारी जो मर्स की सी है, और फिर बाकी सारे प्लूटो वगैरह सामान, ठीक है। ये उन्होंने बता दिया। तो पहला आपको पॉइंट ये बताया है कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के तहत रदरफोर्ड ने जो एटम का शक्ल सूरत है इसको किससे ज़रा कंपेयर किया, सोलर सिस्टम के जरिए, ठीक है। जिस तरह से सोलर सिस्टम है इसी तरह से एटम का एक स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह है, जिसके गिर्द मुख्तलिफ किस्म के प्लैनेट घूम फिर रहे हैं। इस तरह से एटम के गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम फिर रहा है। एटम है, ये इसकी न्यूक्लियस गिर्द कौन घूम फिर रहा है जनाब, इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट आपको ये बता दिया कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल्स है, जो कि आपने चैप्टर नंबर 1 में ज़रा देख भी लिया था। किसी भी एटम के पास जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा तो फिर एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब है ना। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है कि दरअसल सबसे पहले जो है वो रदरफोर्ड ने आपको बताया है, ठीक है, कि एक एटम जो है वो क्या है, वो न्यूट्रल पार्टिकल्स है। क्यों न्यूट्रल पार्टिकल है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल पार्ट, ठीक है। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो है कि आपको ये बता दिया है कि एटम, ये पूरा का पूरा बिल सपोज एक एटम है, ठीक है। तो एटम की अगर हम मेस देखें, लेट सपोज सोडियम है, तो इसकी एटॉमिक नंबर 22 है, 11 है, और एटॉमिक मेस जो है वो 23 है। 23 ग्राम, इसका मतलब अगर हम मोल में एक्सप्रेस करें तो फिर क्या होगा, 23 ग्राम, 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू। तो कहा कि एटम का ये जो ज़्यादातर हिस्सा पूरा का पूरा खाली है, तो जो आपको मेस नज़र आ रहे हैं ना 23 ग्राम, वो सब के सब इसके सेंटर में मौजूद है। क्यों, क्योंकि सेंटर में आपको पता है कि जो एटॉमिक मेस की आपने डिफिनेशन भी पढ़ा था ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मेस। उसमें इलेक्ट्रॉन का जिक्र है कहीं, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब आपने देखा कि एटम के सेंटर में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो सम है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मेस। तो कहा कि पॉइंट नंबर 3, एक एटम का अगर हम मेस चेक करना चाहेंगे तो फिर पूरा का जो पूरा मेस है दैट विल कंसंट्रेटेड इन द सेंटर। कहाँ पे होगा वो मेस, सेंटर। बाकी तो खाली जगह है, और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा, जिसकी मेस तो फिर बहुत ही छोटा होगा फिर, है ना। सेंट्रल जो पार्ट है कि न्यूक्लियस वो बहुत बड़ा है। दूसरा, चौथा पॉइंट आपको ये बता दिया कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेंटर में मौजूद है और वो उसी जगह पर फिक्स है।
जबकि इलेक्ट्रॉन सेंटर में फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो हमने परसों देखा था वो रास्ता, वो पाथ, द पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व इज नोन एज ऑर्बिट्स। क्या कहते हैं उसको हम? इलेक्ट्रॉन घूमने के ये जो जगह है इनको हम कहते हैं कि ऑर्बिट्स कहते हैं उसको। आप ऑर्बिट्स का जो दूसरा नाम भी है जिसको हम कहेंगे दूसरे अल्फाज में शेल भी कहेंगे। ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है? शेल। और इसका जो तीसरा नाम होगा दैट इज द एनर्जी लेवल। क्या नाम है इसका? एनर्जी लेवल। इसका मतलब आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ दैट इज नोन एज ऑर्बिट्स, शेल्स और एनर्जी लेवल। ठीक है, ये याद रहेगा ये चीज़ें। तो ये इसका चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट आपको ये बता दिया। अब सवाल यहाँ पर ये है, ये जो बिलफर्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर तो प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या कर रहा होता है? अट्रैक्ट्स कर रहा होता है। तो सवाल ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इधर मौजूद इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब के सब खींच के न्यूक्लियस की तरफ क्यों नहीं आता? तो इसका भी जवाब आपको रदरफोर्ड ने पॉइंट, ये जो पॉस्टुलेट नंबर लास्ट पॉस्टुलेट में बता दिया। कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कि ये उस न्यूक्लियस से दूर भागना चाह रहे हैं। लेट सपोज आपके पास यू हैव बाल, आपके पास एक बाल है, उसको आपने एक स्ट्रिंग के साथ ज़रा बांध दिया। बांधने के बाद आप उसको ज़रा घुमाओ, ठीक है? तो घुमाने से क्या होगा? वो जो बाल है कि वो तो दूर जाना चाहेगा ना। बाल की एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तहत बाल कहीं भागना चाह रहे हैं, ठीक है? सच टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं उसको। आप क्या कहेंगे उसको? आप सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन उस बाल को आप भागने नहीं दे रहे, ठीक है? आपकी जो रस्सी है और फिर आपके हाथ के फोर्स ऑफ आपके हाथ और उस बाल के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो लिहाजा वो एक सर्कल की फॉर्म में चक्कर लगाएगा। ये बाल है तो बाल इधर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है? हालांकि खींच रहे हैं, आप उस बाल को खींच रहे हैं और बाल उधर जा रहे हैं, तो ये दोनों जब इक्वल होगा तो क्या होगा? तो फिर वो उस एक सर्कल में घूमेगा, ठीक है? तो किसी चीज़ को सर्कुलर मोशन में हरकत करने के लिए ज़रूरी ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जब बराबर होगी तो वो सर्कुलर फॉर्म में हरकत करेगा। अदरवाइज क्या होगा? अगर बिलफर्ज सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाए तो वो जो बाल है कि वो तो दूर कहीं और जाके गिरेगा, है ना? अगर बिलफर्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए तो फिर वो जो बाल है कि वो आके हमारे सर पे लगेगा, ठीक है? तो आपको इसका भी जवाब मिल गया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगरचे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर अगरचे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने साथ चिपकेगा नहीं। क्यों नहीं चिपकाएगा? ड्यू टू इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? ये वो फोर्स है कि जो उस इलेक्ट्रॉन को कंपील कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाने में। ये पॉइंट ज़हन में आ गया, ठीक है? तो ये जो 5 पॉइंट है इसको आपने याद रखना है कि बोहर एटॉमिक मॉडल है, ये मॉडल, ठीक है? उसकी पॉस्टुलेट 5 अगर आपसे बिलफर्ज शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछें तो आपने ये लिखना है। पहला पॉइंट क्या होगा? बोहर रदरफोर्ड प्रोपोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम सिमिलर टू द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम की तरह ही, ठीक है? नंबर 2 आपको क्या बता दिया कि कहा कि एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल्स। एटम क्या है? एक न्यूट्रल पार्टिकल है। क्यों न्यूट्रल है? इसका जवाब जैसे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हर न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 आपने देखा। नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 जो एटम की मेस है कि वो टोटली कंसंट्रेटेड है इन द सेंटर। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि एटॉमिक मेस की डिफिनेशन सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ प्रोटॉन एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मेस। ये तो पहले पढ़ा हुआ है ना हमने, ठीक है? चौथा पॉइंट आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ दैट इज नोन एज शेल ऑर्बिट्स आर एनर्जी लेवल। आखिर में आपने देखा द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, ठीक है? इन दोनों के दरमियान बराबर होगी, लिहाजा ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर नहीं भागेगा, ठीक है? तो ये आपने कुछ पॉइंट्स याद रखना है। अब हम आएंगे कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ। रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किए? एटम की स्ट्रक्चर को देखने के लिए, एटम की मॉडल को चेक करने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट की है, ठीक है?
उसने एक्सपेरिमेंट किया बेसिकली गोल्ड फॉइल्स के ऊपर। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने? गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल का मतलब सोने की एक वर्क जिसको हम कहते हैं गोल्ड फॉइल्स। और ये जो गोल्ड फॉइल्स उसकी जो थिकनेस है, मोटाई 0.0004 सेंटीमीटर, इसकी जो थिकनेस है वो कितने थे तकरीबन? मोटाई यानी 0.0004 सेंटीमीटर, यानी इसका मतलब बहुत पतला। अगर हम इसको देखेंगे तो ये तकरीबन 0.04 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। लेकिन इसको आप 10 गुना और छोटा कर दो, पतला कर दो इस वर्क को, तो फिर इसके बाद आपके पास इस तरह का आ जाएगा, फॉइल्स आ जाएगा। तो समझो कि ये गोल्ड फॉइल है। ये क्या है? गोल्ड फॉइल। तो रदरफोर्ड ने ये जो गोल्ड फॉइल ली और फिर इसके ऊपर उन्होंने, लेट सपोज ये गोल्ड फॉइल है, और इसके ऊपर एल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट कर दी। किसकी बम्बारमेंट कर दी? एल्फा पार्टिकल्स। एल्फा पार्टिकल्स क्या होता है जनाब? एल्फा पार्टिकल्स, एल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लाई। ये बात वक्त पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ, एमसीक्यूज में पिछले साल आई होप दैट, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्फा पार्टिकल्स, ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो हीलियम पार्टिकल्स, ये जो हीलियम न्यूक्लाई के बराबर है He+2, इसको हम कहते हैं कि हीलियम न्यूक्लाई कहते हैं। यानी सिंपल जो हीलियम है, पीरियोडिक टेबल का जो दूसरा जिसका एटॉमिक नंबर 2 है उसको हम हीलियम कहते हैं, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। अगर हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इसके पास है ही 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अगर हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सिंपल हीलियम की क्या बचेगा? न्यूक्लियस बचेगा। बचेगी नहीं बचेगा? इसलिए हम इसको कहते हैं कि हीलियम न्यूक्लाई कहते हैं उसको। आप He+2 को क्या कहेंगे हम? क्यों कहेंगे उसको? क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। लेट सपोज आप इसका इलेक्ट्रॉनिक शेप बनाएंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा। जरा इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ये मिटा दूँ। हीलियम की एटॉमिक नंबर 2 है, तो आप इसका इधर देखो जरा, ये चीज़ें समझना है आपने। ये हीलियम है, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 2 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी ये यूज समझ ले कि हम इसको न्यूक्लियस बना लेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना होगा हीलियम के पास? 2। न्यूट्रॉन कितना होगा? 2। और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, प्लस का मतलब केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की कमी को शो कर रहे हैं। प्लस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो He+2 का मतलब He के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। ये He की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अगर हम देखेंगे कि He+2 की कन्फिगरेशन क्या होगा, तो Fe+2 की कन्फिगरेशन ये होगा। ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? चला गया। तो इसके पास देखो ना, इसका सिर्फ न्यूक्लियस रहा कि नहीं रहा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ हाँ, देखें असल में आपको ये जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर नहीं बढ़ा रहे ना, केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे हीलियम दरअसल इस एल्फा पार्टिकल्स की फॉर्म में बम्बार्ड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एल्फा पार्टिकल किसके बराबर है? आपको ये कहा है दैट इज द इज इक्वल टू द हीलियम न्यूक्लाई, ठीक है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हीलियम न्यूक्लाई क्या चीज़ है, ठीक है। अभी इसने इलेक्ट्रॉन यूँ समझ लें कि वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो स्टेबल है, ठीक है। ऑर्डिनरी कंडीशन पर ये कोई रिएक्शन भी नहीं करता, अपना इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करता। लेकिन अब जब आप कंडीशन अप्लाई करेंगे, हाई टेम्परेचर जब आप देंगे उसको, तो फिर वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दरअसल देख रहे हैं कि ये एक लाइट है, एल्फा पार्टिकल्स, जैसे ये एक लाइट है वाइट कलर की, ठीक है। सूरज की रोशनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, तो इसी तरह से ये जो एल्फा पार्टिकल्स है कि ये भी एक रेडिएशन है। मेरे पास मोबाइल नहीं था, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता। तो ये भी एक दरअसल एक किस्म की रेडिएशन है। उस रेडिएशन को रदरफोर्ड ने किया क्या? पास आउट कर दिया। जैसे ये उसने पकड़ ली गोल्ड फाइल और इसके ऊपर जो है वो पास आउट कर दिया, जैसे ये लाइट पास करवा मैं इस तरह, ठीक है। तो इस तरह से पहला उसकी एक्सपेरिमेंट क्या है ये आपको समझ में आएगा कि यानी हीलियम न्यूक्लाई इज इक्वल टू अल्फा पार्टिकल्स। तो न्यूक्लाई का मतलब इसके पास कोई शेल बेल दूसरा कुछ भी नहीं है। अब उसने क्या किया, ये जो अल्फा पार्टिकल्स है उसकी बम्बार्डमेंट कर दी कि गोल्ड फाइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की क्या कर दी? बम्बार्डमेंट्स कर दी। ये देखिए बम्बार्डमेंट्स कर दी। बम्बार्डमेंट का मतलब ये है कि पास आउट कर दिया, लाइट पास आउट कर दी। जैसे बाहर से लाइट आ रहे हैं ना अंदर पर्दे के जरिए इस तरफ, तो इस तरह से पास आउट कर दिया। तो फिर बस यही एक्सपेरिमेंट है आपने, क्योंकि हेडिंग वाइज लिखना है हर दफ़ा, ठीक है।
हेडिंग के ज़रिए आप लिखेंगे तो फिर वो ज़रा चेक करने में भी आसानी होगी और फिर आपकी प्रेजेंटेशन भी बेहतर होगी ना, बजाय कि आप रदरफोर्ड एडमिंग मॉडल आ जाए तो पता ही ना चला कि वो जो पैराग्राफ शुरू कहाँ से और फिर ख़त्म कहाँ से हो रहे हैं। तो इसको आपने 5 मुख्तलिफ हेडिंग में डिवाइड करना है। नंबर 1 रदरफोर्ड एडमिंग मॉडल, फिर इसके बाद रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, फिर इसके बाद ऑब्जर्वेशन, फिर कंक्लूजन, फिर डिफेक्ट्स। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट खत्म। एक्सपेरिमेंट क्या है? रदरफोर्ड बम्बार्डिड अल्फा पार्टिकल्स ऑन द गोल्ड फॉइल, द थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल इज 0.004 सेंटीमीटर। 40 है, ठीक है, अब 4 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लें आगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन का जो पहला 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा। ऑब्जर्वेशन का देखा, मुशाहिदा। पहले उसने एक्सपेरिमेंट कर ली, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने देखा कि 3 चीज़ें, 3 थिंग्स रदरफोर्ड ने देखा। पहला ये देखा उन्होंने, पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ये जो अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारे रेस पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो गए जनाब? पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, पास थ्रू दी गोल्ड फाइल्स, यानी बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास आउट हो गए। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट कर गया। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए? फ्यू अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गया जनाब? डिफ्लेक्ट कर गए। डिफ्लेक्ट कहते हैं कि मुड़ जाना, डिफ्लेक्ट का मतलब मुड़ जाना। और एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसा भी दिखाई दिया जो डिफ्लेक्ट तो कर गया लेकिन वो ग्रेटर देन 90 डिग्री पे, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब लेट सपोज ये जो बोर्ड ये 90 डिग्री है, ये तो आपको पता है ना, ये 90 डिग्री है, जैसे ये क्या है 90 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब ये है, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जैसे ही उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट कर दी तो बहुत सारे तो पास हो गए, कुछ मुड़ गए, लेकिन कुछ इस तरह मुड़ गए, यानी इस तरह देखो ये अब 90 मोर देन 90 डिग्री है। ठीक है, अगर कुछ जो अल्फा पार्टिकल ऐसे भी मुड़ा है तो इसका मतलब क्या है? ये लेस देन 90 डिग्री है। फिर डिफ्लेक्शन तो हुआ लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसा भी दिखाई दिया जो ग्रेटर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्ट कर चला गया, और कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल्स दिखाई दिया जो कि लेस देन 90 डिग्री डिफ्लेक्ट कर गए। ठीक है, ये 3 चीज़ें देखने के बाद उसने अपना कंक्लूजन निकाला। फिर सबसे पहला देखो ना, ऑब्जर्वेशन भी बहुत आसान है, वैसे आपको याद हो जाएगा। नंबर 1, रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉइल से पास हो गए, मुड़े किधर? कहीं पे भी नहीं मुड़ा, ज़्यादातर चला गया। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। ठीक है ना, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट भी कर गए, लेकिन आपने देखा कि वंस इन मिलियन अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़े डिग्री पर जो है वो क्या हो गए? मुड़ गए। ठीक है, आज यहाँ पर हम स्टॉप कर लेंगे, कल इन दोनों को ज़रा अच्छी तरीके से हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है तो आप बता दें। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ तक आप कल करके आ जाएं।